नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। यानी कि जो मॉलिक्यूलर की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट वेलोसिटी होती है। उन वेलोसिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्जैक्टली मैक्सवेल ने जो नियम दिए, जो डेरिवेशन दिया, वो एग्जैक्टली अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट है एग्जैक्टली अपना कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कैन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। यानी कि मैक्सवेल के अनुसार कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो सभी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटी, और उनकी जो गति है वो कुछ भी हो सकती है, जीरो से लेकर अनंत तक उनकी गति हो सकती है। तो एग्जैक्टली ये वाली जो पोस्टुलेट है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की पोस्टुलेट भी है। ठीक है, सेकंड देखो एग्जैक्टली कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर लार्ज। यानी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल लार्ज मतलब क्या होगा, कोई भी अपने मान लिया वॉल्यूम वगैरह लिया, उस छोटे से बॉक्स में जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जैक्टली क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, एंड हैव अ डिफरेंट वेलोसिटी, और उनकी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, एग्जैक्टली डिफरेंट होगी उनकी। ठीक है, सो दैट इसलिए वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अमंग मॉलिक्यूल्स, और उनकी वेलोसिटी अलग-अलग होने की वजह से हम एग्जैक्टली उनके डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जैक्टली हम लोग पढ़ते हैं या उसको एग्जैक्टली फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जैक्टली देखो कि जो मैक्सवेल, ये जो दोनों हैं वो एग्जैक्टली क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की जो एजिप्शियंस हैं। ठीक है, अब तो एग्जैक्टली मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, तो एग्जैक्टली मैक्सवेल ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या लॉ प्रोड्यूस किए या उन्होंने क्या नियम बनाए, वो एग्जैक्टली देखते हैं। फर्स्ट इसमें है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो अपनी आरएमएस स्पीड होती है ना, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, जो आपकी वेलोसिटी या जो स्पीड होती है, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए डेफिनेट वेलोसिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर। यानी किसी भी नियत ताप पर जो आरएमएस जो आपकी स्पीड होती है किसी भी वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, फिक्स तापमान पर, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए डेफिनेट रेंज ऑफ वेलोसिटी, किसी भी एक जो वेग है हमारा, जो वेलोसिटी की जो रेंज बना दी गई, जो परास बना दी गई है, उस परास के अंदर जो भी जो मॉलिक्यूल्स हैं रिमेन कांस्टेंट। यानी कि इसके अनुसार दोनों चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी कि जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है, और जो भी रेंज के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये एग्जैक्टली मैक्सवेल लॉ है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली मैक्सवेल ने उस डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम बनाए या कुछ एज्यूम्शंस ली, कुछ परिकल्पनाएं की। तो एग्जैक्टली आपको एक यहाँ प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा होगा, इस प्रेजेंटेशन के अंदर एग्जैक्टली हम उनके एज्यूम्शंस को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली आपके फर्स्ट एज्यूम्शन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए फिनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी लार्ज। इसका मतलब होता है कि गैस के किसी परिमित आयतन में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, जो भी इन्होंने फिक्स आयतन लिया है उस आयतन में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और आपकी जो दूसरी है वो एग्जैक्टली क्या है कि मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड विद ए वेरी लार्ज डिस्टेंस इन कंपैरिजन ऑफ देयर साइज एंड दे आर ऑलवेज इन मोशन। यानी कि दूसरी जो जो है आपकी एज्यूम्शन है, उसका मतलब होता है कि जो अणु होते हैं वो बहुत दूर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब वो दूर तक स्थित होते हैं। ठीक है, और वो हमेशा सतत गति करते हैं, मतलब लगातार क्या करते हैं, वो गति करते रहते हैं। ठीक है, आपकी तीसरी है all molecules of a gas are identical and can be assumed as a spherical rigid bodies of infinitesimal size। ठीक है, इसका मतलब है कि एक गैस के समस्त अणु समान होते हैं, ठीक है, तथा उन्हें अति लघु आकार के गोलाकार दृढ़ पिंडों के रूप में माना जा सकता है। मतलब क्या, उनको छोटे-छोटे गोले के रूप में उनको एग्जैक्टली माना जा सकता है। ठीक है, आपकी नेक्स्ट वाली है कि except the state of collision the molecules does not exert force among themselves, thus in motion between the collision they move in a straight line। यानी कि इसका जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली क्या होगा कि जब अणु टकराते हैं उसको छोड़ करके, केवल उस अवस्था को छोड़ करके वे एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते। यानी कि पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता, कोई भी बल नहीं लगाता। ठीक है, अतः अणु टक्करों के मध्य सीधी रेखा में गति करते हैं। अगर टक्कर नहीं होगी अगर, तो हमेशा वो किस तरह गति करेंगे, केवल सीधी रेखा में गति करेंगे। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट है द
collision between the molecules and with the wall of container are perfectly elastic, so that the energy of gas is fully kinetic। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अणुओं के एक दूसरे से तथा पात्र की दीवारों से संघटक पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। मतलब क्या होते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो कंटेनर की दीवार है उससे वो टकराते हैं, लेकिन वहां पर जो कोलिजन यानी कि वहां जो टक्कर होती है वो पूर्णतः क्या होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। ठीक है, जो हमने अभी मैक्सवेल की 5 एजम्पशंस के बारे में हमने पढ़ा, तो एग्जैक्टली उन्हीं एजम्पशंस के बेसिस पर हम एग्जैक्टली जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली लेट एज्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज n। मान लिया मेरे पास कोई एक बॉक्स है जो डायग्राम में दिख रहा होगा, इस बॉक्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी यूनिट वॉल्यूम के एकांक जो आपका आयतन होता है उसमें n है, मतलब स्मॉल n जो लिखा गया। ठीक है, तो उस यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आपके n है आपके। ठीक है, एग्जैक्टली देखो कि एट ए मोमेंट किसी भी एक मोमेंट पर मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है x y और z डायरेक्शन में वो रिस्पेक्टिवली क्या है आपकी u v और w है आपकी। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ठीक है आपको। अब देखो सिंपली अगर अपन इस डायग्राम को छोड़ करके हमारा सिंपल एक कोऑर्डिनेट डायग्राम देखते हैं, आप देखोगे दिख रहा होगा आपको। इस कोऑर्डिनेट डायग्राम में एग्जैक्टली r जो होता है, ठीक है, किसी p पॉइंट पे जा रहा है r जो जा रहा है आपका, वो एग्जैक्टली क्या होता है आपका रिजल्टेंट होता है। ठीक है, परिणामक होता है। ठीक है, परिमाण होता है जो आपका। ठीक है, तो उसको अपन कैसे लिखते हैं एग्जैक्टली, तो वो एग्जैक्टली पर लिखते हैं, देखो दिख रहा होगा आपका r² आपका x² + y² + z² और r क्या होगा उसका एग्जैक्टली रूट हो जाएगा। सिमिलर इसी प्रकार जो हमारा वेलोसिटी का डायग्राम देखिए इसमें। ठीक है, यहाँ पे x y z एक्सिस क्या है, वेलोसिटी की एक्सिस ली गई है। u वेलोसिटी x एक्सिस पर है, y पर v है और z पर आपका w एक्सिस पे है। तो इसका जो परिणामी वेलोसिटी का जो परिणामी जो बनेगा, रिजल्टेंट जो बनेगा एग्जैक्टली वो क्या होगा आपका, मान लिया कोई c है, उसको भी सिमिलर किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, c² आपका क्या होगा, वही आपका u² + v² + z²। और सिमिलर इस प्रकार मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ये उसका एग्जैक्टली क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इस पर उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जैक्टली ना वो क्या है कि वी सिलेक्ट अ रेंज ऑफ वेलोसिटी c एंड c + डेल्टा c। यानी कि जो हमारा तीनों वेलोसिटीज जो हमारा परिणाम जो है, परिमाण जो आया हमारा c आया, जो रिजल्टेंट आया, तो एग्जैक्टली उस रिजल्टेंट में थोड़ी सी हम बढ़ोतरी कर देते हैं। मतलब c तो है हमारा, ठीक है, और हम c + डेल्टा c यानी कि वेलोसिटी की रेंज को हल्का सा बढ़ा देते हैं, c से हल्का सा करके उसको बढ़ा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, c + डेल्टा c हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि we consider only those molecules whose velocity in between c and c + डेल्टा c। ठीक है, और एग्जैक्टली हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करेंगे जिनकी वेलोसिटी का परिणाम जो है, परिणाम जो वेलोसिटी एग्जैक्टली वो क्या होगी आपका c हो या फिर c + डेल्टा c। इसके बीच में मान लिया जो हमारा परिणाम आ रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है c एग्जैक्टली, तो c + डेल्टा क्या होगा 5.2 मान लीजिए। ठीक है, मीटर पर सेकंड, यानी कि इस जो वेलोसिटी की जो रेंज हो गई ना कि जो मॉलिक्यूल्स 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं और जो मॉलिक्यूल्स 5.2 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या होगी, एक रेंज हो गई, परास हो गई जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो इतने ही मॉलिक्यूल्स, इसी परास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को ही हम केवल कंसीडर कर रहे हैं, बाकी किसी मॉलिक्यूल्स को एग्जैक्टली अपन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो कि इस रेंज के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, अगर उनका परिणामी को अपन किसी एक रेंज में लिया यानी c and c + डेल्टा c लिया, तो एग्जैक्टली क्या होगा, उसका जो प्रत्येक एक्सिस की जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, इसकी रेंज बढ़ जाएगी। ठीक है, वो एग्जैक्टली इस प्रकार होगा। ठीक है, कि इन x डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी होगी, u and u + डेल्टा u हो जाएगी आपकी, y डायरेक्शन में क्या होगी, v and v + डेल्टा v हो जाएगी, z डायरेक्शन क्या होगी, w and w + डेल्टा w हो जाएगी। एग्जैक्टली देखो आपको वहां पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार वेलोसिटी की रेंज को हल्का सा बढ़ाया है और किस प्रकार मैंने c and c + डेल्टा c परिणामी की रेंज को हल्का सा बढ़ाया। एक मैंने रेंज बना ली, उस रेंज के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स वहां पर मौजूद हैं। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली अपन को फाइंड करना है कि उस जो वॉल्यूम जो हमारा हमने रेंज बढ़ाई, ठीक है, आप देखो कि 2 डायमेंशन में हम रेंज बढ़ाते हैं तो एग्जैक्टली हमें एक आयत मिलता है, और अगर 3 डायमेंशन में हम एक रेंज बढ़ाते हैं, अगर u and u + डेल्टा u करते हैं कि डेल्टा u बढ़ा लेते हैं, तो देखो वहां पर एक छोटा सा एक आपका जो क्यूब बनेगा। ठीक है, उस क्यूब के अंदर कितने
पार्टिकल है, ठीक है। तो ये अपन कैसे पता लगाएंगे, इसको पता लगाने के लिए एग्जैक्टली हम इस्तेमाल करते हैं प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, कि प्रायिकता निकालते हैं कि उसके अंदर कितने पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स की प्रायिकता हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट इन बिटवीन, जिनका वेलोसिटी कंपोनेंट किस के बीच में हो, x डायरेक्शन में तो हो, u हो या u प्लस डेल्टा u में हो, ठीक है, उस रेंज के अंदर हो गए, ठीक है। तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, f u और डेल्टा u होगी, जिनकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में v और v प्लस डेल्टा v, इस वेलोसिटी से जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चल रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, f v डेल्टा v होगी। और जो w से चल रहे हैं उनकी क्या होगी, आपकी f w और डेल्टा w होगी। अब देखो एग्जैक्टली कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी की, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी मॉलिक्यूल वेलोसिटी की, किसकी रेंज में, इस रेंज में, इस रेंज में और इस रेंज में, जो अपन तीनों में रेंज बनेगा अपन, तो क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी u v और w, तीनों प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले का फंक्शन, दूसरे का फंक्शन और तीसरे का फंक्शन, तीनों फंक्शन क्या हो गए, गुणा हो गए, ये एग्जैक्टली क्या बनेगी, आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी इन अबव रेंज, इस रेंज के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कि इस वेलोसिटी रेंज के अंदर, ठीक है, इस वेलोसिटी रेंज के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लिए वहां पे डेल्टा n मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो डेल्टा n मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा कि जो अपन ने डायग्राम देखो, जो अपन ने डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z की जो लिमिट बढ़ाई थी अपन ने, जो कि डेल्टा u, डेल्टा v और डेल्टा w के फॉर्म में थी, तो एग्जैक्टली उसके अंदर टोटल पार्टिकल कुछ उससे जो क्यूब बना, उसमें टोटल पार्टिकल कितने हैं आपके, डेल्टा n आए, ठीक है। और उनकी जो डेल्टा n पार्टिकल है, उन डेल्टा n पार्टिकल्स को एग्जैक्टली हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा n पार्टिकल जो उस वॉल्यूम के अंदर हैं और वो किसके बराबर होंगे, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनकी प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। एग्जैक्टली देखो मैंने इसको इस प्रकार क्यों लिखा है एग्जैक्टली, क्योंकि देखो आप जरूर करो कि वहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक एग्जांपल दिख रहा होगा, जिस एग्जांपल में 3 बॉल है, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ठीक है, और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और टोटल बॉल अगर आपकी अगर वहां पर अगर 12 है अगर, ठीक है, तो ब्लैक बॉल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ब्लैक बॉल इक्वल टू टोटल बॉल और आपकी प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की, इस प्रकार एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कि वहां पे ब्लैक बॉल क्या है। सिमिलर इसी प्रकार इस डायग्राम में भी क्या मैंने क्या किया है कि उस बॉक्स में जो डेल्टा n पार्टिकल है वो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, टोटल जो पार्टिकल है और उनकी प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो इस प्रोबेबिलिटी को एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिखा था, उसको एग्जैक्टली मैं यहाँ पर इस प्रकार रिप्रेजेंट करके ले सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ मुझे डेल्टा n नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए गिवन वॉल्यूम रेंज मेरे को यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब देखो डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी का विचार करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि वो जो आपका क्यूब बना है, उस क्यूब के अंदर एग्जैक्टली कितने डेल्टा n पार्टिकल्स हैं, उनका जो घनत्व है, ठीक है, वो अपन किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। सिंपल देखो, अगर अपन एक सिंपल कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम हम घनत्व की परिभाषा क्या देते हैं कि मान लिया अगर आपको मास घनत्व निकालना है, मास डेंसिटी निकालनी है, तो क्या करते हैं, मास अपॉन आपका वॉल्यूम कर देते हैं, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वो जो तीनों एक्सिस होती हैं, x y z एक्सिस होती हैं, उनकी जो लेंथ होती है उसको लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमारी लेंथ किसमें है, वेलोसिटी में है, डेल्टा u, डेल्टा v और डेल्टा w है, तो एग्जैक्टली वॉल्यूम क्या बनेगा, तीनों गुणा, ठीक है, और उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, डेल्टा है, तो एग्जैक्टली देखो डेंसिटी क्या बनेगी आपकी, वो बनेगी डेल्टा n, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें है अपॉन आपका ऊपर वॉल्यूम, डेल्टा u गुणा डेल्टा v और डेल्टा w बनेगा। एग्जैक्टली डेल्टा n को एग्जैक्टली मैं यहाँ से राइट डाउन कर सकता हूँ, बेसिकली मेरी जो डेंसिटी होगी वो एग्जैक्टली क्या होगी, आपका n आपका पार्टिकल डॉट आपका f, ठीक है, u आपका, f आपका v, ठीक है, f आपका w आपका, और आपका डेल्टा u डेल्टा v डेल्टा w ऑन डेल्टा u, ठीक है, डेल्टा v और डेल्टा आपका w, ठीक है। ये देखो ये पोर्शन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली क्या बचेगा आपका, हमारा एनसी बचेगा, ठीक है, वो क्या बचेगा एग्जैक्टली आपका टोटल पार्टिकल n डॉट आपका f u, ठीक है, आपका f और v, ठीक है, और आपका f और आपका w, ये एग्जैक्टली आपकी डेंसिटी बचेगी। और सिंपली डेंसिटी के लिए क्या लिखा गया है कि डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी,
यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन पर डेंसिटी निर्भर नहीं करती है। तो एग्जैक्टली क्या होगी कि डेंसिटी जो हो जाएगी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब एक नियत मान हो जाएगा डेंसिटी का। तो एग्जैक्टली अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो हम यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पद का डिफरेंशिएशन करूं, डेंसिटी क्या कांस्टेंट है, तो एक्चुअली देखो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करता हूं, ठीक है। डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऑफ इस इक्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल n और आपका f प्रोबेबिलिटी फंक्शन u के लिए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन v के लिए और प्रोबेबिलिटी फंक्शन w के लिए, ठीक है। और ये एग्जैक्टली किसका होगा, आपकी डिफरेंशिएशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ डेंसिटी क्या कांस्टेंट है आपकी, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। और सिमिलर देखो एग्जैक्टली मेरी न्यू इक्वेशन में ही वो इस प्रकार बनेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ f u, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ f v और f आपका ओमेगा w बन, ठीक है, इक्वल टू 0। ये जो n है ना, इसको एग्जैक्टली मैंने 0 में सेट कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो मेरी इक्वेशन बनी है, इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, सिंपल देखो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं टोटल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले पद का मैंने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन, और दोनों पद एग्जैक्टली मेरे कांस्टेंट बाहर रहेंगे, ठीक है। ये दोनों पद जो है मेरे वो एग्जैक्टली बाहर लिए, मैंने इस पद का मैंने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, वो भी टोटल डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। प्लस अब अगली बार क्या होगा, ये वाला पद और ये वाला पद कांस्टेंट रह जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इस वाले पद का टोटल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अगेन प्लस फिर इस वाले पद का डिफरेंशिएशन होना है, और बाकी दोनों पद क्या होंगे, एग्जैक्टली बाहर हो जाएंगे, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दोनों पद से हो जाएगा आपके 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो हमें इक्वेशन मिली, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने से, इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, इस वाले फंक्शन से, ठीक है। फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ u v और w, जो इससे अगर मैं इस फंक्शन को डिवाइड करता हूं अगर मैं, तो आपको देखो पहली वाली इक्वेशन डिवाइड क्या होगा, आपका v और w का जो फंक्शन है वो जगह क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, 1 अपॉन f u बचेगा, 1 अपॉन f u, और यहाँ पे ये वाला फंक्शन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ये होता है विद रिस्पेक्ट टू u और डेल्टा u, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर क्या होगा, v वाला फंक्शन बचेगा, सिमिलर यहाँ पे w वाला फंक्शन बचेगा, और किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ तो हमें हमारी एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली हमारी सेकंड इक्वेशन, देखो यहाँ पर हमने जो परिणामी लिया था वो क्या लिया था, एग्जैक्टली हमने c बराबर रूट q स्क्वायर प्लस v स्क्वायर c स्क्वायर लिया था, और इसका जो परिणामी क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या होगा, c स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। ये एग्जैक्टली वेलोसिटी का परिणामी था, ठीक है, इस कंडीशन में, प्रीवियस कंडीशन, ठीक है, वही एग्जैक्टली हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और हमारे मैक्सवेल के लॉ के अनुसार ये परिणामी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक, नियत रहता है हमेशा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये कांस्टेंट होगा। तो इस इक्वेशन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, ठीक है, तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या होगा इस इक्वेशन का, वो होगा 2u डेल्टा u प्लस 2p डेल्टा v प्लस आपका 2 ओमेगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या होगा, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। और एक्चुअली यहां से 2 सम में कॉमन लेके इसे मैं उधर 0 के तरफ डिवाइड करके भेज देता हूं। मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, u डेल्टा u प्लस v डेल्टा v प्लस आपका w और डेल्टा w इस दोनों क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये जो मेरी इक्वेशन बनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को एग्जैक्टली आप देखो कि दोनों इक्वेशन सेपरेटली 0 के बराबर है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करना चाहता हूं, तो उसको कंबाइन करने के लिए अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं, वी यूज ए लाग्रांजियन मेथड टू ऐड इक्वेशंस, ठीक है। लाग्रांजियन मेथड ऐड करते हैं। लाग्रांजियन मेथड किस प्रकार काम करता है कि मान लिया p कोई इक्वेशन है जो 0 के बराबर है और q कोई इक्वेशन है जो 0 के बराबर है, उन दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है, क्या करना पड़ेगा, p इक्वेशन को वैसे ही लिखनी पड़ेगी, पर जो q इक्वेशन ऐड कर रहे हो उसको किसी कांस्टेंट से गुणा करना है, ठीक है, और वहां पर एग्जैक्टली आपको उसको ऐड कर देना और किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है। ये एग्जैक्टली आपका लाग्रांजियन मेथड कहलाता है। अब देखो एग्जैक्टली मैंने इन दोनों इक्वेशंस को इसलिए मैंने ऐड किया है, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हुए इस इक्वेशन को बीटा से गुणा किया है, ठीक है, एक कांस्टेंट बीटा से गुणा किया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन में ये वाला इक्वेशन एग्जैक्टली ऐसा कैसा यहां आ गया, तो एग्जैक्टली दिख रहा है, ठीक है, डेल्टा u यहां भी है और डेल्टा u एग्जैक्टली आपका यहां भी है, मैंने इसको कॉमन ले लिया है, ठीक है, या मैंने इसको कॉमन ले लिया, और
बीटा और यू एग्जैक्टली आपका यहाँ पर ऐड हो गए, ठीक है। सिंपल दोनों इक्वेशन को लिखना, इस इक्वेशन को आप लिखना, इसको बीटा से गुणा करके लिखना और दोनों को ऐड करना, एग्जैक्टली आपको इस प्रकार इक्वेशन मिलेगी। ये डेल्टा यू की इक्वेशन मिलेगी आपको, ये डेल्टा वी के लिए इक्वेशन मिलेगी आपको, ये डेल्टा डब्ल्यू के लिए इक्वेशन मिलेगी आपको, ठीक है। इस प्रकार तीनों इक्वेशन किस बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। और एक लैग्रेंज मेथड की एक शर्त और होती है, वो होती है कि ये जो इक्वेशन दोनों के एडिंग करके बनाई गई है, इसमें जो प्रत्येक टर्म होगा वो एग्जैक्टली 0 के बराबर होगा, यानी कि दिस इक्वेशन इज वैलिड इफ ईच टर्म आर इंडिपेंडेंटली इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब इसका प्रत्येक टर्म, ठीक है, वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो एग्जैक्टली इस इक्वेशन के प्रत्येक पार्ट को एग्जैक्टली हम हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर पार्ट 2 के अंदर उसको सॉल्व करेंगे।